अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मद्दे मुकाबिल। मैं हूं मरियम खान और हमारे साथ हैं रऊफ क्लास्टा। आज के प्रोग्राम में जो टॉपिक शामिल करेंगे उसके हवाले से आपको बताते चलें। सबसे पहले बात की जाएगी तनाज़ात धमकियों की बजाय मुज़ाकरात से हल किए जाएंगे। अब SCO बैंक और फंड कायम करने का ऐलान किया गया है। कामयाब कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर शुरा का इज़हार तशक्कुर। अगली सरबराही कॉन्फ्रेंस रूस के सपुर्द कर दी गई है। पाक भारत और भारत वज़ीर ख़ारजा में अहम गुफ्तगू हुई है। ब्रेक थ्रू का भी इम्कान है। इसके अलावा हुकूमत आईनी तरमीम के लिए डट गई है। जाती उम्रा रायविंड में तमाम सियासी क़यादत को नवाज शरीफ ने अशाइये पर बुला लिया है और मौलाना का इस्तकबाल किया गया है। आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो भी पहुंच गए हैं। कौन से मामला तय किए जाएंगे, इस हवाले से भी आज बात की जाएगी। और बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड चांसलरशिप के लिए नाअहल करार दिए गए हैं। जुल्फी बुखारी की कोशिशें जाया हो गई हैं। चांसलर के लिए लिस्ट फाइनल कर दी गई है। दौड़ में 2 पाकिस्तानी भी शामिल हैं। चांसलर की दौड़ से आउट होने के बाद बानी पीटीआई को क्या सियासी नुकसान होगा, इस हवाले से बात की जाएगी। और पंजाब के निजी कॉलेज में मुबैना ज्यादती का मामला था। वहां पर वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने आज हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मामले को झूठा करार देते हुए मरीम नवाज का कहना था कि इस प्रोपेगेंडे में जो लोग भी शामिल हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। असल कहानी क्या थी, इस हवाले से भी बात की जाएगी। हमारे साथ मौजूद है इसाक खाकवानी साहब, जो कि साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान है। इसाक खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इसाक खाकवानी साहब, क्योंकि आईनी तरमीम के लिए इस वक्त बड़ी बैठक में बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, मौलाना मौजूद है, नवाज शरीफ की जानिब से अशाइया दिया गया है जिसमें आसिफ अली सरदारी, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ भी मौजूद है। क्या अखज़ करें नतीजा, आप आज क्या निकलने वाला है इस मुलाकात से और इस खाने के बाद? खाकवानी साहब, आप सुन पा रहे हैं? खाकवानी साहब से दोबारा बात करेंगे। रऊफ क्लास्टा साहब से बात कर लेते हैं। क्लास्टा साहब, क्या नतीजा निकलता आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल, मेरा अगला बड़ा अहम सवाल किया और खाकवानी साहब क्योंकि ये लाहौर में बैठे हुए हैं और वहीं से ये ब्रेक थ्रू की खबरें आ रही हैं और इसमें तो ये लगता ही है कि फॉर्मेलिटी है एक मौलाना साहब की और ये बिलावल साहब की, क्योंकि इनका एक जॉइंट वेंचर था कि जनाब कि अब की दफ़ा हम तरामीम लाएंगे, हम मुसवदा लाएंगे, जो तमाम ये पॉलिटिशियंस हैं, पार्टीज़ हैं, उनके साथ बैठ के कंसेंसस हम डेवलप करेंगे। ये मेरा ख्याल है एक मूव थी। अब इसको ये पोर्ट्रे किया जा रहा है कि हमारा ये जो बिल है या हमारी तरामीम है मौलाना साहब की और बिलावल की, उसके हक़ में हुकूमत वोट डालेगी। अब इसमें बड़ा एक थोड़ा डेलिकेट कैच है। आपको याद होगा पहले हुकूमत ने कोशिश की थी कि जनाब कि हम अपना बिल लें, नंबर पूरे। खाकवानी साहब भी हमारे साथ जी प्लीज उनसे पूछ। जी खाकवानी साहब से मेरा ख्याल है अब आप अपना सवाल। खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं, सीनियर सियासतदान हैं। खाकवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए कीमती वक्त निकाला। खाकवानी साहब, आईनी तरमीम के हवाले से इस वक्त बड़ी बैठक हो रही है जिसमें नवाज शरीफ ने एक ज़ोहराना रखा गया है, अशाइया रखा गया है, जिसमें बिलावल भुट्टो मौजूद हैं, मौलाना फजल रहमान मौजूद हैं, शहबाज शरीफ मौजूद हैं, आसिफ अली जरदारी मौजूद हैं। क्या निकलने वाला है इस मुलाकात के बाद, कुछ नतीजा आप अखज़ करेंगे? मेहरबानी, आपने मौका दिया आपसे बात करने का। मेरे ख्याल में ये इस जल्द उजलत में जो अब जरा तेजी आ गई, जोर हो गया था, मेरे ख्याल में है तादाद अपना। आपकी सर आवाज़ काट रही है खाकवानी साहब, आपकी आवाज़ काट रही है। अगर किसी ऐसी साइड पे आ जाए जहाँ पे सिग्नल का कोई मसला ना हो सर। आप नहीं, मैं आप बताएं। आप बेहतर है सर, आप बात करें सर। चर्चे से ऊपर नीचे हो रहा था, आज थोड़ी सी तेजी आई है और शायद उन्होंने कल बुलाया भी है जमातों को। तो हो सकता है कि इनके नंबर जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के हैं, शायद वो जोर लगाकर जो कुछ इन्होंने किया है शायद पूरे हो गए हों। तो उसकी एक वजह नजर आ रही है कि जो समझौता मौलाना फजल रहमान साहब का और कुछ उन लोगों को जो उनके साथ पीटीआई में थे, शायद उनको कोई तरीके से मना लिया गया है चंद हजरात को, और उसकी वजह से शायद नंबर पूरे हुए लगते हैं। और वो कल पता लग जाएगा कि जी वो अगर मुलाकात पार्लियामेंट मिलता है तो बिल जो पेश होगा तो वो अगर उसी वक्त उसको पास कर दिया जाता है तो इसका मतलब है कि सारी चीजें पहले तय हुई थी और किसी को मौका नहीं दिया जाएगा कि वो इसके ऊपर कोई बहस कर सके या इसको अवाम उन्नास के सामने पेश करके राय आमा बनाई जाए कि जी क्या करना चाहिए।
झगड़ा तो है कि जी मौजूदा चीफ जस्टिस यहाँ रहेंगे या उनके जो सीनियर मोस्ट दूसरे जज हैं वो उनकी जगह इनकी रिटायरमेंट के बाद वो आएंगे। झगड़ा सिर्फ इसी बात का है कि और इसमें नजर आता है कि यहाँ पर कोई मैनूवरिंग या मैनेजमेंट ऐसी हो रही है जो मुल्क के मफाद में नजर नहीं आ रही मुझे समझ कर। मैं अफसोस से मुझे कहना पड़ रहा है। तो हकवानी साहब, क्योंकि मुसवदे की आपने बात की और आपने कहा कि ये कल पता चलेगा, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। ये बताइएगा क्योंकि आज सलमान अकरम राजा ने भी एक टीवी शो में ये बात की है कि जो मौलाना का आईनी तरमीम का मुसवदा है वो बहुत बेहतरीन है। तो क्या लगता है कल कौन सा मुसवदा पेश किया जाएगा और क्या उनको फिर वोट दिया जाएगा मौलाना के मुसवदे को? देखिए, ये चूंकि वो बाखबर आदमी हैं जो वकील साहब हैं और वो इमरान खान के इस वक्त केसेस भी लड़ रहे हैं, तो उनको मेरे से ज्यादा इल्म होगा। मैं तो अपने तजज़िये के मुताबिक आपको अर्ज कर रहा हूँ, जो मैं समझता हूँ कि इतना अरसा जो लग गया है, ऊपर नीचे बातें हो रही हैं, तो वो उनके उस वक्त नंबर पूरे नहीं थे। आप अब जो ये भी कह रहे हैं, हो सकता है कि कोई कंप्रोमाइज फार्मूला आ रहा हो जिस पे राजा साहब ने भी इजहार कर दिया है कि शायद उनकी पार्टी भी उनको सपोर्ट करेगी, तो फिर इसका मतलब है कि तय हो गया होगा ना जनाब। अगर राजा साहब भी पीटीआई का मौकफ में कोई लचक आ गई है, फिर इसका मतलब यही हुआ ना जनाब। जी खकवानी साहब, बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ज्वाइन किया। साहब, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? जी, मैं ज़रा खकवानी साहब से ये ज़रा उन्हीं से लेते हैं, बात करते हैं। सर जी, हमने ये भी देखा है कि पार्टी के अंदर पीटीआई में भी बड़ी ये शदीद किस्म की यहाँ पे डिवीज़न है। वो कहते हैं जनाब हम इन तरामीम में वोट नहीं डालेंगे, स्पेशली जो उनकी सेकंड थर्ड टीयर है पार्टी की। आज ट्विटर पे भी मैं देख रहा था, वो तो ये समझते हैं जनाब कि इन तरामीम में जो हुकूमत ला रही है और जिस तरह अदलिया पे हमला किया जा रहा है तो हम तो इसका हिस्सा नहीं बनेंगे। लेकिन पार्टी के अंदर कुछ लोग कहते हैं, जैसे रऊफ़ हसन साहब को कोट किया गया, जैसे अभी ये सलमान अकरम राजा साहब का बता रहे थे कि जनाब कि अगर कोई ऐसी तरामीम है तो हम वोट डाल सकते हैं। और साथ में साहिबजादा हामिद रज़ा साहब कह रहे थे नहीं जनाब इसका फैसला इमरान खान साहब करेंगे। आपको क्या लगता है कि इमरान खान साहब, मौलाना साहब, बिलावल और हुकूमत की लाई हुई तरामीम जो है, चाहे अच्छी हैं या जो भी हैं, उनमें अपना वोट डालेंगे, वो वोट डालेंगे या एक अपना पॉइंट रखेंगे जनाब कि हम ऐसी तरामीम का हिस्सा नहीं बनते जो अदलिया पे हमला कर रही हैं? मेरे ख्याल में जितना मैं इमरान खान साहब को थोड़ा बहुत जानता हूँ, जानने की कोशिश की है, इतने अरसा उनके साथ रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस तरमीम में हिस्सा लेने के लिए रजामंद नहीं हो जाएंगे, नहीं होंगे। मेरा वो रजामंदी वो नहीं करेंगे। ये इनके जो आपने सही कहा कि इनके जो अब पार्टी के लोग हैं उनमें आपस में कोई तफरीक हो रही है और वो एक दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू नहीं मान रहे। और कोई वकला साहबान का भी, क्योंकि एक उनका दिल अपनी पार्टी के साथ भी होता है और ज्यादातर उनको अपने वकला हजरात के भी ख्याल रखते हैं कि वो उनके खिलाफ ना जाएं। सारे वकला हजरात का जो इस वक्त मूड है वो तो तरमीम के और सुप्रीम कोर्ट की जो पोजीशन है और जो उसकी कानूनी हैसियत है वो उनको बरकरार रखना चाहते हैं, वो उसको डाइल्यूट नहीं करना चाहते। और ये एक बहुत बड़ा सानिया होगा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अपने जो मौजूदा अख्तियारात हैं उसमें किसी तरीके से कोई कंप्रोमाइज हुआ या कमी आई तो वो वकला हजरात ने नहीं मानना और मुल्क में एक तहरीक चलाए, एक गड़बड़ करें। खान साहब, एक और बताइएगा, क्योंकि आप बड़ा सा पीटीआई में रहे हैं, पीटीआई का कल्चर जानते हैं। कल बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उन्होंने मेडिकल रिपोर्ट शेयर किया इमरान खान साहब की, जो पीएम्स के डॉक्टर उनका ये मुआयना करने गए थे। बड़ा मसला बना रहा, इशू बना रहा पूरा हफ्ता, और खान साहब के हवाले से बड़ी र्यूमर्स ये फैलती रही, अफवाहें पूरे मुल्क में फैलती रही, परेशानी, टेंशन। तो उन्होंने वो अपनी वो रिपोर्ट शेयर करके कहा जी खान साहब माशाल्लाह फिट हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। उसके बाद तो उन पर वो गाली गलोच का पीटीआई के अंदर से नाराज़ हैं कि आपने ये कहा क्यों है कि खान साहब सेहतमंद हैं, खान साहब ठीक हैं, आपने क्यों ट्वीट किया, आपने क्यों हुकूमत का ये उसमें, ये किस तरह का ये कल्चर है कि खान साहब के उस पर तो खुश होना चाहिए था कि उनकी सेहत तबीयत ठीक है। वो बेचारे गौर साहब हैं, कल से वो बहुत सारी वो गलत बातें सुन रहे हैं, पूरी पार्टी उनके पीछे पड़ गई है। सर वो देखें, जो खान साहब का जो दिल था
वो तो यही था कि इस जगह पर जब हालात इस तरह हैं और बाहर के लोग भी आए हुए हैं, यहाँ एससीओ की मीटिंग भी हो रही है और उन्होंने अपना एक कोशिश भी की कि यहाँ धरना दिया जाए, तो वो काम तो उनका फिर डाइल्यूट हो गया ना जनाब। वो तो उन्होंने, उनकी जो ख्वाहिश थी कि ये चीजें ना हो, तो वो तो फिर वो कामयाब ना हुए ना जनाब, यहाँ एससीओ की मीटिंग को और धरने को कामयाब ना कर सके ना। वो तो फिर उसी तरह पुरानी रविश पे उनका रह गया ना कि फिर चलो अगर वो मैं नहीं कर सका तो ये एक बहाना था कि जी मेरी सेहत खराब है, तो वो उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया कि मेरी सेहत ठीक ठाक है। तो वो फिर वो उस अपने ओरिजिनल प्रोग्राम से तो वो हम कई दफा इस रिवर्स करते रहते हैं। ये मतलब सियासतदान ये ट्रिक अपनी सेहत पर भी सियासतदान ट्रिक्स खेलते हैं कि खुश होने की बजाय कि जनाब कि कोई ना कोई यहाँ पे अपने बारे में गलत ये बातें फैलाई जाएं, आपके वर्कर्स फैलाएं, लोग फैलाएं, और अगर सर्टिफिकेट ठीक आ जाए तो उस पर गमज़दा हो जाएं, अफसरदा हो जाएं, तो ये भी सियासत का हिस्सा है, इट्स पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। मैं तो क्या कह सकता हूँ, ये तो देखे ना, ये पहले तो जितने बंदे सियासतदान कहते हैं ना मैं बीमार हूँ, तो आप इसको समझा करें कि वो गलत कह रहे हैं कि बीमार नहीं है, वो सेहतमंद है, तो वो उसको बीमारी का फायदा उठाते हैं तमाम लोग। इमरान खान की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ और लोग भी यही काम करते हैं कि मेरी सेहत खराब है, मैं अब ये काबिल नहीं रहा। इससे हमदर्दी मिलती है नहीं हमारे खित्ते में, हिंदुस्तान पाकिस्तान में, क्योंकि बेचारे लोग हैं, बड़ी हमदर्दी रखते हैं लीडरशिप के साथ, अपने बड़े बड़े लीडरों के साथ हमदर्दी मिलती है, लोग आपके साथ वो सिंपथाइज करते हैं कि बेचारा शोदा बीमार है, जेल में है। अगर किसी लीडर की मैं बात कर रहा हूँ सारी चीजों की, अब ये देखे ना, अब ये देखे अभी वो कह रहे मैं बीमार हूँ, दूसरे थे उनके फैमिली वाले भी कह रहे थे ये है वो है, और एक दिन में वो कागज आ गया तो सब चीज ठीक हो गई। तो इसका मतलब था कि कोई चीज और बीच में कार फरमा थी, ये बीमारी तो एक बहाना था। अच्छा, लास्टली सर ये बताइएगा कि शाहमूद कुरैशी साहब की कोई खबर नहीं है सर, वो भी जेल में है, कहीं से कोई उनका नाम नहीं ले रहा, उनकी फैमिली कहीं पे कोई बात नहीं कर रही, उनका वर्कर बात नहीं कर रहा, पार्टी के वो भी इमरान खान साहब के पास के बाद सेकंड इन कमांड हैं, ये शाहमूद कुरैशी साहब कहाँ गायब हो गए सर? कहीं पे कोई खबर नहीं है, कोई रोला नहीं है, नाम नहीं है, स्टेटमेंट नहीं आए। अगर मतलब मैं वरीड हूँ सर उनके बारे में सर, कोई आपके पास कोई खबर होगी? पुराने दोस्त हैं आपके। मेरे साथ क्या दोस्ती है, मैं तो आपको अर्ज करना चाहता हूँ कि मुझे ये मायूसी हुई है कि चलो पार्टी तो लोग अमूमन नहीं साथ देते, क्योंकि वो पार्टी हाईकमान से पूछते हैं कि उन्होंने सिर्फ और सिर्फ फोकस किया हुआ था इमरान खान की मुश्किलात के बारे में। उन्होंने किसी और बाकी थी, जितने भी और लोग 9 मई से बाकी चीजों में शामिल रहे हैं, झगड़ों में, ये वो किसी का जिक्र ही नहीं करते सिवाय इमरान खान के। तो शाह महमूद साहब भी उसी कैटेगरी में आ गए कि उनके बारे में भी पार्टी बात नहीं कर रही। तो क्या मुझे अफसोस ये हुआ है कि उनकी पार्टी तो चलो ना करें, घर वाले उनके मुरीदैन, उनकी पार्टी सपोर्टर, उनके मखदूम साहबान और बाकी लोग, उनके बेटा बेटी, बाकी लोग एक शोर शराबा, एक और जेन्युइन किस्म की उनकी तकालीफ और उनका सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है, अकेले हैं, नहीं है, उनको खुराक सही मिल रही है, उनके साथ भी ज्यादती हो रही है, ये चीजों को तो उजागर करना था, क्योंकि उन्होंने भी तो 1 साल गुजारा है ना जनाब इमरान खान के साथ। तो अगर इमरान खान को अगर कोई तकलीफ लोग बयान करते हैं तो उनका वाइस चेयरमैन उस चीजों से कैसे मुबर्रा हो सकता है? उसको भी तकलीफें होंगी। मगर उनकी फैमिली ने और उनके मुरीदैन जो अपने आप को मखदूम और ये कहते हैं वो, और बहावल हक के वो रोजे के मुतवल्ली भी बने हुए हैं, वहां से भी किसी ने आवाज नहीं उठाई। क्या वजह है आपके ख्याल है? ये कोई एरर है, मिस्टेक है, याद नहीं रहा, मेमोरी लैप्स है, या कोई मतलब इट्स बाय डिजाइन और बाय फॉल्ट? जानबूझ के पीटीआई ने उनको डंप किया कि सिर्फ इमरान खान साहब की बात होगी और किसी की नहीं होगी पार्टी में जो जेल में पड़े हुए? बिल्कुल, ये इमरान खान साहब की वैसे अपनी जाती ख्वाहिश भी हमेशा यही रही है कि उनके अलावा किसी और आदमी का नाम न लिया जाए। उसकी वजह ये है वो है कि ये सारी 16 साल 96 से जो आज तक मेहनत और उन्होंने अपना तगोदाव की है, उसका सिर्फ सेहरा इमरान खान को मिलना चाहिए और लोग कोई किसी किस्म का मैटर नहीं करते।
और लिहाजा इसलिए उनके लोग जो हैं वो भी घबराते हैं शाह महमूद का नाम लेते हुए। मगर वो तो चलो पार्टी है ना, पॉलिटिकल पार्टी है, वो तो किसी डिसिप्लिन में है, मगर बच्चे तो उनके अपने डिसिप्लिन में नहीं है। बीवी भी है माशाल्लाह और अजीजान भी है और उनके लोग भी हैं, उनके सपोर्टर भी होंगे कोई अपने। लेकिन उनकी बेटी लंदन तो गई थी सर, वहाँ पे पार्लियामेंट में वो मिले भी थे, उनके जुल्फी बुखारी साहब थे, उनकी वो शेर बानो साहब। पुरानी बात है जनाब। अच्छा ओके, बात सुने, ये एक जो अपने खामन को, अपने बाप को, अपने भाई को छुड़ाने के लिए कोशिश होती है, ये तो सड़क पर और मीडिया में उसको उजागर करते हैं ना। आपको लगता है हो सकता है शामिद कुरैशी साहब ने फॉलो करते हैं, आपको भी पता है कि कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आपको वजह क्या तो होगी ना जनाब। आपको क्या लगता है मुमकिन है शामिद कुरैशी साहब ने खुद फैमिली को कहा है कि लो प्रोफाइल रहें, अभी मेरा ना जिक्र करें, कोई वहाँ पे कोई बातचीत चल रही हो, या वो खुद चाहते हूँ कि इस पूरे फड्डे में रोले में मुझे ज़रा साइड पे रखें, एज ए पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी, कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी हो सकती है शामिद कुरैशी साहब की? देखें, पॉलिटिशियन हो और उसको जेल में रखा गया हो और उसके ऊपर केसेस चल रहे हो और उसमें वो खुद अपने आप को बेगुनाह समझता हो, ये मुमकिन ही नहीं है कि इन चीजों का वो अवाम में फायदा ना उठाए। अच्छा। और उसके बारे में ना बताएं कि मेरे साथ जाती हुई है क्या, मैं कितना अर्सा गुजर गया। ये तो ये जो ख्वातीन थी, ये एक एक हफ्ता, 4-4 दिन, 5-5 दिन अंदर रही है, इन्होंने अपने बारे में इतना लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की है। आप हजरात ने भी बात की है कि ख्वातीन के साथ ऐसा हो रहा, तो वाइस चेयरमैन 1 साल के अंदर हो और वो अपने बारे में उसके पार्टी से छोड़े खानदान वाले भी कोई बात न करें। तो आपको क्या वजह समझ आती है खान साहब, आपको क्या वजह समझ, आप भी एक पॉलिटिकल एक मिजाज रखते हैं, आप उनको जानते भी हैं, सियासत में हैं, बड़े पुराने, आपको क्या वजह लगती है कि वो क्यों नहीं हो रहा है ऐसे? शामिद कुरैशी साहब का नाम सामने क्यों नहीं आ रहा? आप कह रहे हैं फैमिली या पार्टी तो चलो नहीं ले रही, क्या रीजन हो सकता है सर? हो सकता है तो वो अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद भी हो सकती है कि मैं बाहर जो हुकूमती इदारे हैं उनके खिलाफ बात न की जाए ताकि उनकी मुश्किलात में इजाफा हो जी, और लिहाजा वो उस इजाफे को बचाने के लिए हो सकता है वो चुपचाप अपने सेल में आसाइशें लेकर और अपना वक्त गुजार रहे हैं। वो समझते होंगे कि ये सारी चीजें जो इकट्ठी हो रही हैं, ये मुझे जब जेल से रिहाई होगी मुझे उसका फायदा होगा। चले बड़ी बात जी, ये और बिल्कुल खाकवानी साहब आपने बिल्कुल सही कहा, और पॉलिटिकल टैक्टिक्स भी ये हो सकते हैं। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। वेलकम बैक। वकास कौरी लाहौर से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, रायविंड में हैं, जाती उम्रा के बाहर, उनसे कुछ तफसीलात जान लेते हैं। वकास कौरी बताइएगा, आप जाती उम्रा के बाहर मौजूद हैं, क्या मनाज़िर देख रहे हैं? क्या कुछ अंदर से कुछ खबरें बाहर निकल पा रही हैं? क्या चल रहा है अंदर? क्योंकि नवाज शरीफ की जानिब से तो इशाया दिया गया है, काफ़ी लंबी बैठक हो गई है, क्या होने वाला है? क्योंकि मौलाना कहते हैं कि जो उनका मुसद्दा है वही सबसे बेहतर है, तो क्या वो नवाज शरीफ को अपने मुसद्दे पर राजी कर लेंगे या फिर उनके मुसद्दे के मुताबिक राजी होकर आएंगे? आज क्या चल रहा है? जी, जाती उम्रा इस वक्त सियासी सरगर्मियों का मरकज है, लेकिन ये जो इशाया है इसमें आसिफ अली जरदारी की और बिलावल भुट्टो जरदारी की शमूलियत जो है वो अब से कुछ देर पहले ही हुई है। इससे पहले मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हमारे जराए से जिनकी बात हुई, उनके मुताबिक नून लीग की एक इंटरनल मीटिंग हुई जिसमें इस सारी सूरत हाल पर गौर किया गया। उस मुलाकात में मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज, इसहाक डार, ये तमाम जो सीनियर क़यादत है ये मौजूद थी। जिसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो हैं वो अपने वक्त के हमरा यहाँ पर पहुंचे, उनकी भी मुस्लिम लीग नून के वक्त के साथ तकरीबन 1 घंटा तक अलग मुलाकात हुई। जिसके बाद इशाया शुरू हुआ और अब आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं वो इस इशाये में शरीक हुए हैं। अंदर जो जराए हैं उनका ये कहना है कि कुछ नकात हैं जिन पर मियां नवाज शरीफ को एतराज है, जिस पर उनसे गुफ्तगू की जा रही है, उनकी हिमायत हासिल करने की कोशिश की जा रही है। ताहम जराए ये दावा करते हैं कि ये जो मामला हैं ये आज तय पा जाएंगे और तीनों इत्तेहादी जमातें जो हैं वो एक मुसव्वदे पर जो हैं वो मुत्तफिक हो जाएंगी। जिसके बाद 26वीं आईनी तरमीम के रास्ते में की मंजूरी के रास्ते में जो रुकावटें हायल हैं वो भी दूर हो जाएंगी। जी बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, तो मतलब कि आज कुछ ना कुछ नतीजा इसका निकलेगा?
हाँ जी, आज बिल्कुल इसका जो नतीजा है वो निकल आएगा, क्योंकि जो अंदर से खबरें आ रही हैं और जो ज़राए हैं उनका कहना है कि आज ये तीनों रहनुमा जो मुसव्वदा है उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे और इस हवाले से जो होमवर्क है वो भी पहले ही मुकम्मल किया जा चुका है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने मैं ज्वाइन किया। आज ये तो चले, आज लाहौर आज मरकज़ रहा है बड़ी पॉलिटिकल और दीगर ये सरगर्मियों का। पहले इस्लामाबाद में हमने देखा है कि जहाँ SCO की कॉन्फ्रेंस थी वो आज बड़े सक्सेसफुल और बड़े अच्छे तरीके से कंक्लूड हुई है। अब मरकज़ थोड़ा सा लाहौर की तरफ शिफ्ट हुआ है। एक तो रेमंड में जैसे आपने बताया कि उसका देखते हैं क्या नतीजा निकलता है वहाँ से। दूसरा बड़ा इवेंट जो था वो मरियम नवाज साहबा की आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और उसमें ये पंजाब कॉलेज के हवाले से जो वो सारी र्यूमर्स और सारी ये फेक प्रोपागंडा और इस तरह की चीज़ें हुई जिससे डेफिनेटली तौर पर कॉलेज और उनके मालकान को बड़ा शदीद डैमेज हुआ है और एक पैनिक और क्यास की जो सिचुएशन पैदा की गई है सोशल मीडिया पे, तो वो तो एक अपनी साइड पे। तो मरियम नवाज साहबा ने आज क्या बातें की हैं, क्या बताया है, कुछ ज़रा हमें बताएंगे। अगरचे कौम सुन चुके लेकिन आप शायद मौजूद थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, आई विटनेस अकाउंट क्या था? जी क्लास्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। क्लास्टर साहब, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने जो बॉडी लैंग्वेज देखी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की, पहले मैं आपको ये बताऊं कि लगभग 6 माह हुए हैं कि वज़ीर आला मरियम नवाज जो हैं उन्होंने मीडिया के साथ इंटरेक्शन नहीं किया, लेकिन इस मौजू पर बात करने के लिए वो खुद आई, जो हम सबके लिए बड़ा हैरानकुन था, क्योंकि नॉर्मली सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और मरियम नवाज जो हैं वो मीडिया से इस तरह जब से वो वज़ीर आला बनी हैं नहीं आती। तो ये वो खुद आई और जब उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, मुझे मरियम नवाज जो हैं वो और पंजाब हुकूमत का जो तेवर हैं वो कुछ एक्शन की तरफ दिखाई दिए कि उनके कोई वो लिस्टें तैयार कर चुके हैं उन सोशल मीडिया के पेजेस उन लोगों के खिलाफ जिसमें कुछ सहाफ़ी और यूट्यूबर्स भी शामिल हैं। वो मुझे एक उनकी तरफ से एक जो सख्त कार्रवाई है उसका इशारा मिला कि ये गिरफ्तारियां शुरू होने जा रही हैं। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने जो PTI रहनुमा जरताज गुल, उनकी बहन लाहौर के एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उनको भी साथ बिठाया था और उनको भी जो है वो पहले जारी बात है उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही सारी बातचीत हो चुकी थी, लेकिन वो ताज गुल की बहन जो शबनम गुल थी वो भी पूरी तरह काबू नहीं आई वज़ीर आला मरियम नवाज के। तो बल्कि मरियम नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो बातें आप अंदर कर रही थी वो भी करें, लेकिन वो जो प्रोफेसर थी उन्होंने वो भी पूरी तरह काबू नहीं आई। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मतलब क्या थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे कि क्या मतलब था कि आपने कहा काबू नहीं आई? कोई मतलब मरियम नवाज साहबा की उनसे कोई गुफ्तगू हुई थी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले और कोई तय हुआ था कि वो आएंगी और बैठ के बात करेंगी? क्योंकि कुछ ये सोशल मीडिया पे ये भी बातें चल रही थी कि लोग ये कह रहे थे कि शायद शबनम साहबा जो है जरताज गुल साहबा की जो बहन है शायद वो भी जो उन पे इस तरह की बातें हो रही थी तो उन पे भी इस तरह की बातें ये सामने आ रही थी कि शायद स्टूडेंट्स को उन्होंने भी कोई बातें कही हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट सामने आए हैं। अजी, अगर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज किसी को अपने साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अगर उस पर कोई एलिगेशन है तो नॉर्मली ये होता है कि वो अपने जो अगर कोई एलिगेशन है उसको कबूल करता है या उसकी माफी मांगता है। तो इस सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो प्रोफेसर शबनम गुल थी उन्होंने ऐसी कोई कमजोरी नहीं दिखाई, बल्कि उन्होंने कहा कि मैंने तालिबात को या तलबा को नहीं बताया बल्कि इनको ठंडा किया। तालिबात एहतजाज कर रहे थे लेकिन जो मॉब था वो आउट ऑफ कंट्रोल था, जिस पर वज़ीर आला मरियम नवाज ने उन्हें तरीके से, क्योंकि लाइव जा रहा था तो तरीके से ही उनसे बात करनी थी, उन्हें इशारा दिया कि जो आप बात अंदर कर रही थी वो करें। लेकिन वो शबनम गुल जो हैं उन्होंने कोई ऐसा चांस नहीं लिया जिससे ये लगे कि ये कोई प्री प्लान था, ये PTI ने ये करवाया। तो वो बड़े मतलब आप ये कह रहे हैं कि शबनम गुल साहबा जो है ऑफ कोर्स उनकी ये बहन जो है वो भी पॉलिटिशियन है, खुद वो सियासी घराने से हैं, कि जब वो मरियम साहबा के साथ अकेले थे तो उन्होंने मरियम साहबा को मुतमिन कर दिया कि नथिंग इज रॉन्ग, और जब वो लाइव है तो उन्होंने आवाम को मुतमिन कर दिया जी कोई ऐसी बात नहीं है PTI या इन चीज़ों का वो मतलब है। दैट्स वेरी स्मार्ट ऑफ हर। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले यकीनी तौर पर उनकी मुलाकात हुई है तो उस वक्त शबनम गुल ने कोई और कहानी बताई है, जैसे खैर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के इसी तरह कुछ बयानात में तजाद नजर आता है। तो जो बयान उन्होंने मरियम नवाज को कमरे में दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं यकीनी तौर पर कह सकता हूं बाहर आकर मंजर आम पर वो बयान नहीं दिया फिर।
अच्छा लास्टली सर के ये भी आज हमने आजमा बुखारी साहबा का वो देखा कि उनका क्लिप आया सामने जिसमें वो मीडिया को वो कह रही थी कि आपने सवाल नहीं पूछने या कोई ऐसी बात नहीं करनी, कोई ऐसी चीज़ है जिसको बड़ा यहाँ पे वो कहा जा रहा है कि शायद मीडिया को उन्होंने एक तरह के थ्रेट किया है या मीडिया को उन्होंने हरास करने की कोशिश की है। आप वहाँ मौजूद थे, क्या वो असल वाक़या क्या है सर? खलासा साहब, इस पे मैं ये पॉइंट में यकीनन क्लियर करना चाहूंगा। अज़मा बुखारी जो हैं वो हफ्ते में 2 या 3 दिन मीडिया के साथ इंटरेक्शन करती हैं। हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें अक्सर ये होता है कि जो कैमरा मैन हजरात हैं वो शोर करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अक्सर टोका जाता है। इसके अलावा कई बार सवाल करने की पहले सवाल करने की कोशिश में हमारे कुछ सहाफ़ी हजरात, साथी रिपोर्टर्स जो हैं वो भी कुछ जज्बाती हो जाते हैं। तो वो जो वीडियो वायरल की जा रही है सोशल मीडिया पे, वो मैं क्लियर करूंगा कि वो पूरी वीडियो नहीं है। अच्छा। मैं अगर आपके साथ पूरी वीडियो शेयर करूं तो पूरी वीडियो में अज़मा बुखारी ने कैमरा मैन हजरात के सामने 2 मरतबा हाथ जोड़े हैं और उन्होंने कहा कि आज जो वजीर आला मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो एक सेंसिटिव मौजू पे है, तो आप शोर ना कीजिएगा। और जो साफी हैं, क्योंकि कुछ रिपोर्टर्स के साथ अज़मा बुखारी क्योंकि उठना बैठना है हमारा, उनके साथ तो एक थोड़ा बेतकल्फाना भी उनके साथ एक रिपोर्टर के हो जाते हैं। यस। तो उन्होंने कहा जी कि आप लोग भी अगर सवाल करें तो जज्बाती नहीं होना। हाँ, उसमें जो उन्होंने एक वो नौकरी की बात की वो शायद वो फिल्मबदी कह गई, लेकिन उनकी इंटेंशन जो है वो हर सहाफी जो उनके साथ मिलता है या उनकी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है सर, बात सुने, वो पंजाब के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। वर्कर्स को या जर्नलिस्टों को, कैमरामैन को आप ये कहेंगे नौकरी वाली बात कहेंगे, या तो वो कहती ना पहले कहा लाइटर नोट बंदा क्लियर कर देता है, क्योंकि साफ जरा आप कैमरे पे बैठे हैं, लाइव बैठे हैं। वही मैं इस तरह तो फिर वर्कर तो ठीक समझेंगे कि हमें थ्रेट किया गया है। जी, अगर आप वो क्लिप पूरा देखेंगे ना तो थ्रेट करने वाला बंदा कभी हाथ नहीं जोड़ता। वो हाथ भी जोड़ रही थी, वो हाथ भी रही थी। ताकतवर आदमी बात दफा कर लेता है। वैसे आपकी बात वो ठीक है, मैं मानता हूँ, सही कह रहे हैं, लेकिन जो ताकतवर होते हैं ना वो बड़े मीठे तरीके से सम टाइम ना वो इनकसारी के साथ भी थ्रेट की जा सकती है। एनीवे आप कह रहे हैं कर लेते हैं। क्लासेस आपने बिल्कुल सही कहा कि बात को अच्छे तरीके से टैकल किया जा सकता था। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वकास कौरी, बहुत शुक्रिया आपका। वेलकम बैक। मुर्तज़ा अली शाह सीनियर सहाफ़ी लंदन से हमारे साथ मौजूद है। वेरी वार्म वेलकम मुर्तज़ा। जो चांसलरशिप के लिए इमरान खान साहब फिर से नाअहल हो गए हैं, पहले और मामले में नाअहल हुए, अब चांसलरशिप के लिए नाअहल हो गए हैं, अब वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सोशल मीडिया पर जो एक कंपेन चलाई जा रही थी बहुत ज़ोरों शोर से कि इमरान खान साहब जो है वो जेल के अंदर से ही चांसलर के लिए मुंतखब हो जाएंगे और शायद जेल से बाहर आ जाएंगे, इस तमाम प्रोपेगेंडा तो बेसूद साबित हुआ। क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी देखिए, वो कैंपेन तो मीडिया के हद तक तो काफी जबरदस्त कैंपेन चल रही थी और खासतौर पे जो बरतानवी मीडिया है उसमें भी यहाँ पर जो जुल्फी बुखारी कैंपेन को लीड कर रहे थे। और काफी जो इमरान खान का जब से जो पेपर नॉमिनेशन पेपर सबमिट हुए तो इससे तो कोई शक की बात नहीं है कि उनको कवरेज तो बहुत अच्छी मिली। यानी शायद पहली बात ऐसा हुआ कि हमने देखा कि जो वन आफ्टर अनदर इमरान खान के बारे में बहुत ही पॉजिटिव आर्टिकल्स हुए और फिर उसमें 2-3 लॉबिंग फर्म्स थी वो काम कर रही थी और वो तो उनके हवाले से बिल्कुल अच्छा हुआ। लेकिन उसका फिर ड्रॉबैक ये हुआ कि इनिशियली जब जो इमरान खान के मुखालफिन है उनको फील हुआ कि ये तो वन साइडेड यहाँ पर उनकी पॉजिटिव PR चल रही है इस हवाले से, तो उसके बाद फिर जो बाकी लोग हैं वो भी एक्टिव हुए। और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो है ना एक पाकिस्तान की पार्लियामेंट की तर्ज का, पाकिस्तानी सियासत की तर्ज का या टॉक शोज का अखाड़ा बन गया। और फिर तो यहाँ से मुस्लिम लीग के लोग भी वहां पहुंच गए, कुछ और लोग एक्टिव हो गए, काफी इफेक्टिव लोग थे। फिर कुछ जो वकला है यहाँ पे उन्होंने यूनिवर्सिटी को लिखना शुरू कर दिया। उधर से PTI बने, उन्होंने अपनी कैंपेन को रेस किया। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को फ्रैंकली ये फील होना शुरू हुआ कि या कुदरत हम कहाँ फंस गए। हमारा तो देखेंगे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कई सौ साल पुरानी तारीख है, तो यहाँ जो चांसलर होता है उसका बिल्कुल एक बड़ा स्मूथ, क्वाइट और सेरेमोनियल उसका रोल होता है कि वो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करता है, यूनिवर्सिटी के लिए फंड रेजिंग करता है, इवेंट्स में जाता है, इंटरनेशनल फिगर्स को, प्रेसिडेंट्स को, मुख्तलिफ जो उनको वो एक्सेस होती है उनसे मिलता है। उन्होंने देखा कि वो वाला जो सारा रोल है वो तो एक रहेगा, यहाँ तो पाकिस्तानी कोई हमें गाली दे रहा है और कोई हम इससे प्यार का इजहार कर रहा है। और ये उनको ये भी असेसमेंट उन्होंने ऑब्वियसली की। बिसाइड जो ऑब्वियसली आप लीगल हवाले क्या वजूहत बनी उसमें मैं बाद में जवाब करूंगा, बट एक जो जनरल उनकी असेसमेंट जो मेरी बात हुई वहां पर
जो मेरे सोर्सेज थे कि मतलब उनके लिए कंसर्न ये बन गया कि मतलब ये हो क्या रहा है यहाँ पे ना, क्योंकि इस तरह पहले ऑक्सफोर्ड ने देखा कुछ नहीं, बहुत के कवरेज इस तरह की नहीं हुई। तो आप उसके बाद आप रीजन क्या दी गई है, क्यों खान साहब को डिस्क्वालीफाई किया गया कि वो नहीं लड़ सकते? कोई रीजन तो दी होगी ऑक्सफोर्ड ने सर। ठीक है क्लासा साहब, मैंने कल जो एक खबर दी थी जो न्यूज में आज छपी हुई है, आपने देखी है वो, जिसमें मैंने कहा था कि यहाँ से कि इमरान खान को एक लीगल ओपिनियन जो यूनिवर्सिटी को मुख्तलिफ सोर्सेज से मिली कि वो एलिजिबल नहीं है। यूनिवर्सिटी ने अपनी भी उन्होंने वो चेकअप करवाया और यूनिवर्सिटी को एक थर्ड पार्टी ने भी उनको अपनी एक ओपिनियन लिख के भेजी। तो उसके बाद देखें उन्होंने 3-4 ऐसे क्राइटेरिया है जो यूनिवर्सिटी के ख्याल में जिसपे इमरान खान फुलफिल नहीं करते। नंबर फिट एंड प्रॉपर पर्सन का क्राइटेरिया, यानी कोई सा भी शख्स क्लासा साहब जो किसी भी केस में इसकी कन्विक्शन हो चुकी हो, वो बरतानिया में किसी चैरिटी का ट्रस्टी या उसका कोई ओहदेदार नहीं बन सकता। उस लॉ को जब आप इमरान खान पे अप्लाई करते हैं तो वो तोशाखाना केस को यूनिवर्सिटी लेके चली है कि उनकी तोशाखाना केस में कन्विक्शन है। नाउ दिस इज अनदर मैटर कि वो मुख्तलिफ जो सेंटेंसेज हैं उन बेल पे हैं, वो बेल पे हैं और वो एक डिफरेंट मैटर है कि वहाँ पाकिस्तान में कन्विक्शन होती है फिर सस्पेंड हो जाती है। लेकिन यूनिवर्सिटी के सामने जो रखा गया, एक तो ये, दूसरा जो इमिनेंटली जो इमरान खान के ऊपर मुख्तलिफ केसेस चल रहे हैं, यूनिवर्सिटी की अपनी भी असेसमेंट ये थी कि उसमें भी इमरान खान को आगे जाकर जिस तरह के लाइकलीहुड है कि उनको कन्विक्शन हो सकती है। लिहाजा यूनिवर्सिटी को जो ओपिनियन दी गई थी, जो मैंने देखी, जो मुझे जराए ने यहाँ पर दिखाई, उसमें यह लिखा हुआ था कि क्लियरली कि तोशाखाना में उनको कन्विक्शन हो चुकी है, नंबर 1। और ये जी 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 बिल्कुल। अच्छा, तोशाखाना का जिक्र किया गया है वहाँ पे, तोशाखाना का मतलब मेंशन है सर। तोशाखाना का जो मैट्रिक्स चैम्बर्स की जो लीगल ओपिनियन गई है, 1 और 2 ओपिनियन है। पहले लीगल ओपिनियन में पेज 1 पे तोशाखाना का जिक्र है और जो दूसरी लीगल ओपिनियन की पेज 3 पे है। मैंने दोनों देखी है, मैं बता नहीं सकता कि मुझे किस मेरे पास है। और ये तोशाखाना बुनियाद बना, इसका मतलब यूनिवर्सिटी भी डिनाई नहीं कर सकती। एक यूनिवर्सिटी ने खुद कमीशन की और एक यूनिवर्सिटी को एक थर्ड पार्टी ने करा के दी। दोनों में तोशाखाना का जिक्र है। एक दूसरा उसमें जो जिक्र आया वो ये आया कि इमरान खान का जो रोल है, पॉलिटिकल रोल, यूनिवर्सिटी का दूसरा क्राइटेरिया ये है कि कोई भी बंदा जो कैंडिडेट हो या जो ओहदेदार यूनिवर्सिटी का जो लड़ना चाहता हो वो किसी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर हो। लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर एग्जाम्पल आप यूं कहने कि अगर तो इमरान खान जो अगर तो इस वक्त तो वो किसी भी असेंबली का मेंबर नहीं है, लेकिन उनके बारे में यूनिवर्सिटी का शुबा यह है कि वो एज सुन एज पॉसिबल या जब भी उनके लिए हालात साजगार होंगे, ही वुड लाइक टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर अगेन, मीनिंग कि वो कानून साज असेंबली का मेंबर बनकर एक्टिव जो पब्लिक ऑफिस है वो ले लेंगे। ज्यादा एक वो वाली चीज वो उनके खिलाफ गई, इसलिए कि जो ये वाला क्राइटेरिया वो मीट करते थे कि हाँ वो इस वक्त किसी असेंबली का मेंबर नहीं है। तो मुर्तजा ये बताया कि बेसिकली तो जुल्फी बुखारी साहब का आइडिया था और बड़ा उन्होंने पंप एंड शो के साथ इसको लॉन्च भी किया, कैंपेन भी चले, मीडिया में भी स्टोरीज हैं, ब्रिटेन में, यहाँ भी सोशल मीडिया पे। तो ये प्रॉपर होमवर्क नहीं किया गया था कि जनाब के इन केस अगर खान साहब को ये डिस्क्वालिफिकेशन का सामना करना पड़ा तो बिग एम्बेरसमेंट होगी। तो जुल्फी बुखारी साहब इस वक्त खुद को एम्बेरस फील कर रहे होंगे कि या वो समझेंगे कि नहीं यार कि हमने खान साहब का इशू जो है ना इंटरनेशनल लेवल पे उठा दिया, पर ठीक है वक्ती तौर पर जो हमने कोई अपने गोल्स अचीव करने थे, उनकी जो मिजरीज हैं हाईलाइट करनी थी, कर दी। तो जुल्फी बुखारी साहब किस स्टेट ऑफ माइंड में होंगे सर? वो प्राउड होंगे या एम्बेरस होंगे इस वक्त? और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बिल्कुल ही नहीं देखा। नहीं देख, मैं आपको 2 बातें, अभी आपके इंटरव्यू पे आने से सिर्फ 10 मिनट पहले मैंने का इंटरव्यू किया है जो जियो पे चलेगा। देखिए उसमें जो मैंने उनसे एग्जैक्टली यही सवाल पूछा था। देखिए उन्होंने जो ओवरऑल जो उनका ऑब्जेक्टिव तो ये था कि इमरान खान के केस को वो हाईलाइट मिले, उस हद तक तो इमरान खान के केस की प्रोजेक्शन हो गई, उनके ऊपर पॉजिटिव आर्टिकल आ गए, यहाँ पे लॉबिंग फर्म्स इन्वॉल्व उन्होंने की, उन्होंने वो कैंपेन तो उन्होंने अच्छी चलाई। लेकिन अच्छा एक और भी यहाँ पे बात यह है कि उन्होंने जो लीगल ओपिनियन ली थी उस लीगल ओपिनियन के मुताबिक वो तो फिट आ रहे थे, उसमें इमरान खान को मसला नहीं था, उनको कहा गया था कि हो जाना चाहिए। उसमें उन्होंने कोर्ट किया था कि जो यूएन वर्किंग ग्रुप ने जो इमरान खान की कन्विक्शन पे जो आपने कमेंट्स दिए हुए जो मुख्तलिफ है पाकिस्तान की, आपको हिस्ट्री आपको पता, आजकल पीटीआई वाले भी जब वो बताते हैं ना दुनिया को या किसी को कि पाकिस्तान में जस्टिस सिस्टम, तो वो उसमें वो बेनजीर का भी जिक्र करते हैं कि नवाज शरीफ का भी उनकी कन्विक्शन कैसे हुई थी। और ये क्या मुझे मुर्तजा उनका चाहिए कि वो क्या फील कर रहे हैं। सही, आपने बिल्कुल सही बात कर रहे हैं।
असल में क्लासा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जाता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे मुर्तजा अली शाह, सीनियर सहाफ़ी लंदन से। बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त निकाला। प्रोग्राम से आज के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।